आज हम बात कर रहे हैं आर माधवन के बारे में। 54 की उम्र में भी वो अपनी फिटनेस को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। और हाल ही में उनका एक दावा वो तो एकदम वायरल हो गया कि फिल्म रॉकेटरी के लिए वजन बढ़ाने के बाद उन्होंने सिर्फ 21 दिनों में गजब का वजन कम कर लिया। और ये बात इसलिए भी खास हो गई क्योंकि कई इंटरव्यूज, आर्टिकल्स, वीडियोस में ये कहा गया कि ये सब हुआ कथित तौर पर बिना किसी भारी भरकम जिम या एक्सरसाइज के। मतलब कई स्रोत ने इस पर बात की है। एएस फिटनेस, जी न्यूज, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, जन भावना, ओनली माई हेल्थ, एनबीटी, सबने कवर किया ऐसे। तो चलिए फिर इन्हीं सब स्रोतों को जरा खंगालते हैं और समझते हैं कि भाई इस दावे के पीछे आखिर है क्या। माधवन ने खुद क्या तरीके बताए? क्या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं या वाकई कोई साइंस या ट्रेडिशनल विजडम है इसके पीछे? हाँ, तो आज की हमारी चर्चा इसी पहेली को सुलझाने पर रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं इस पड़ताल को। सबसे पहले तो ये दावा ही समझ लेते हैं ठीक से। माधवन का कहना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ये सिर्फ खान पान बदल कर हुआ। कोई जिम नहीं, कोई इंटेंस वर्कआउट नहीं, ना कोई सर्जरी, ना दवा। और ये सब हुआ उनकी फिल्म रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट के लिए वजन बढ़ाने के बाद। तस्वीरें भी शेयर की थी उन्होंने, और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वो साइंस में मानते हैं और ये बदलाव जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर आधारित था। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने कहा भी, जैसा कई जगह रिपोर्ट हुआ, मैंने सिर्फ वही खाया जो मेरे शरीर के लिए अच्छा था। कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई रनिंग नहीं, कोई सर्जरी नहीं, कोई दवा नहीं। सुनने में तो ये काफी क्रांतिकारी लगता है ना? बिल्कुल। पहली नजर में ये दावा थोड़ा चौंकाता जरूर है, खासकर आजकल के जमाने में जहां वजन घटाने का मतलब ही होता है घंटों जिम में पसीना बहाना, और महज 21 दिन में, वो भी सिर्फ डाइट से। ये सवाल तो मन में आता ही है। यहाँ एक दिलचस्प बात और है। जैसा एबीपी न्यूज ने बताया कि माधवन ने अप्लाइड किनेसियोलॉजी पर रिसर्च करने का भी जिक्र किया था। अप्लाइड किनेसियोलॉजी, ये क्या चीज है? थोड़ा बता सकते हैं इसके बारे में? हाँ जरूर। देखिए, अप्लाइड किनेसियोलॉजी एक तरह की वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है। इसमें माना जाता है कि मांसपेशियों की प्रतिक्रिया, मतलब मसल टेस्टिंग के जरिए शरीर की समस्याओं का या पोषण संबंधी कमियों का पता लगाया जा सकता है। माधवन के हवाले से यह कहा गया कि इस पर रिसर्च से उन्हें तेजी से वजन बढ़ाने और फिर घटाने के पीछे की साइंस समझने में मदद मिली। हालांकि सूत्रों में ये बहुत डिटेल में नहीं है कि उन्होंने इसका ठीक कैसे इस्तेमाल किया अपने रूटीन में, पर हाँ, जिक्र जरूर है इसका। अच्छा, तो ये एक और लेयर जुड़ गई उनकी कहानी में। लेकिन फिर भी वो बुनियादी सवाल तो वही है, क्या सिर्फ डाइट से बिना भारी कसरत के ऐसा रिजल्ट मुमकिन है? देखिए, विज्ञान के नजरिए से तो वजन कम करने का जो मूल सिद्धांत है वो कैलोरी डेफिसिट ही है। मतलब आप जितनी कैलोरी ले रहे हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और ये डेफिसिट सिर्फ डाइट कंट्रोल करके भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, खासकर अगर कोई पहले ज्यादा कैलोरी ले रहा हो। लेकिन हाँ, आमतौर पर डाइट और एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन ज्यादा टिकाऊ और हेल्दी माना जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज से मसल मास बना रहता है, मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। तो माधवन का अनुभव इस आम धारणाओं को कहीं ना कहीं चुनौती देता है। इसीलिए ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि उनके रूटीन में आखिर था क्या। बिल्कुल। तो चलिए अब उनके बताए गए रूटीन की बारीकियों पर गौर करते हैं। जैसा अलग अलग स्रोतों में बताया गया है, उन्होंने कुछ खास आदतों का जिक्र किया। पहली आदत जो काफी चर्चा में रही वो थी इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब IF, यानी दिन के कुछ घंटे खाना और बाकी घंटे उपवास। और दूसरी आदत जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, खाने को बहुत अच्छी तरह चबाना। कहा गया कि वो हर निवाले को 45 से 60 बार चबाते थे। उनका एक मंत्र भी वायरल हुआ, खाना पियो और पानी चबाओ। इसका मतलब शायद यही है कि खाने को इतना चबाओ कि वो लिक्विड जैसा हो जाए और पानी को धीरे धीरे पियो, सिप करके। हाँ, ये दोनों आदतें दिलचस्प हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के तो कई तरीके होते हैं, जैसे 16-8 वाला 16 घंटे फास्टिंग, 8 घंटे ईटिंग विंडो। और साइंटिफिक रिसर्च भी बताती है कि IF वजन प्रबंधन में मदद कर सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुल कैलोरी इनटेक कम करने का एक तरीका बन जाता है। साथ ही ये इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारने और कुछ सेलुलर रिपेयर प्रोसेसेस जैसे ऑटोफेजी को भी शायद बढ़ावा दे सकता है। और जहां तक चबाने की बात है, ये सिर्फ पाचन के लिए नहीं, वजन नियंत्रण के लिए भी अहम है। जब हम अच्छी तरह चबाते हैं तो खाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है ना, तो हमारे दिमाग को पेट भरने के सिग्नल, वो सैटिस्फैक्टरी सिग्नल्स मिलने का ज्यादा टाइम मिलता है,
जिससे हम ज़रूरत से ज़्यादा खाने से बच सकते हैं। और पाचन तो सुधरता ही है, क्योंकि खाना मुंह में ही काफ़ी हद तक ब्रेकडाउन हो जाता है। तो 45-60 बार, हाँ, शायद थोड़ा बड़ा चढ़ाकर लगे, लेकिन जो मूल सिद्धांत है, धीरे और अच्छी तरह चबाना, वो साइंटिफिकली साउंड है। ये तो हुई खाने के तरीके की बात। खाने के समय को लेकर भी उन्होंने कुछ बताया। तीसरी आदत थी शाम का खाना जल्दी खाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपना आखिरी मील शाम 6:45 या 7 बजे तक ले लेते थे, और वो भी सिर्फ पका हुआ खाना। दोपहर 3 बजे के बाद कच्चा खाना, जैसे सलाद वगैरह, बिल्कुल नहीं। और चौथी आदत? थोड़ी एक्सरसाइज तो थी, भारी कसरत से तो मना किया, पर यह बताया कि वो सुबह जल्दी उठकर लंबी वॉक पर जरूर जाते थे। तो ये एक हल्की फिजिकल एक्टिविटी तो थी उनके रूटीन में। बिल्कुल, शाम को जल्दी खाना और खासकर पका हुआ भोजन करना, ये तो पारंपरिक भारतीय और आयुर्वेदिक सिद्धांतों से भी मेल खाता है। माना जाता है कि सूर्यास्त के आसपास हमारी पाचन अग्नि, डाइजेस्टिव फायर, थोड़ी मंद हो जाती है, तो देर से या भारी भोजन करने से पाचन तंत्र पर लोड पड़ता है। पका हुआ खाना कच्चे खाने से पचाने में आसान होता है, और जल्दी डिनर करने से पाचन तंत्र को रात भर आराम मिलता है, जो बॉडी की रिपेयर और रिकवरी के लिए जरूरी है। और सुबह की सैर, हाँ, भले ही वो जिम वर्कआउट ना हो, फिर भी एक बहुत अच्छी आदत है। ये एक लो इम्पैक्ट कार्डियो है, कैलोरी बर्न होती है, मूड अच्छा होता है, और दिन की शुरुआत एक्टिव तरीके से होती है। एएस फिटनेस के विश्लेषण में भी इस पर ध्यान दिया गया कि पूरी तरह से बैठे रहना नहीं था, हल्की गतिविधि तो थी। ये कैलोरी डेफिसिट बनाने में थोड़ा तो योगदान देता ही है। ठीक है। अगली आदतें नींद और पानी से जुड़ी हैं। 5वीं आदत, नींद को प्राथमिकता देना। कहा गया कि वो रात में जल्दी सोते थे और गहरी नींद लेते थे। और एक खास बात, सोने से 90 मिनट पहले स्क्रीन देखना बंद, फोन, टीवी सब बंद। और 6ठी आदत, हाइड्रेशन, दिन भर खूब पानी या तरल पदार्थ पीना। और 7वीं और आखिरी आदत उनके खाने से जुड़ी है। हरी सब्जियां, आसानी से पचने वाला हेल्दी खाना, और प्रोसेस्ड फूड से तो बिल्कुल परहेज। हाँ, ये आदतें शायद सबसे बेसिक लगे, लेकिन हेल्थ और वजन पर इनका असर बहुत गहरा होता है। नींद की बात करें तो ये सिर्फ रेस्ट के लिए नहीं है। नींद पूरी ना हो तो हार्मोन संतुलन बिगड़ सकता है, खासकर भूख कंट्रोल करने वाले हार्मोन ग्रेलिन और लेप्टिन। नींद की कमी से ग्रेलिन, जो भूख बढ़ाता है, बढ़ सकता है, और लेप्टिन, जो भूख कम करता है, घट सकता है। तो ज्यादा खाने की इच्छा होती है। और खराब नींद से कॉर्टिसोल, मतलब स्ट्रेस हार्मोन भी बढ़ सकता है, जो वजन बढ़ने से जुड़ा है, खासकर पेट के आसपास। सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करना मेलाटोनिन यानी स्लीप हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए अच्छा है। नींद की क्वालिटी सुधरती है। पानी पीना भी मेटाबॉलिज्म सही रखने, बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने और भूख कंट्रोल करने में मदद करता है। कई बार प्यास को हम भूख समझ लेते हैं। और जहां तक खाने की बात है, प्रोसेस्ड फूड्स में अक्सर छिपी हुई चीनी, अनहेल्दी फैट्स, सोडियम होता है, और कैलोरी भी ज्यादा। इनकी जगह साबुत अनाज, फल, सब्जियां लेना पोषण बढ़ाता है और कैलोरी कंट्रोल में मदद करता है। तो मतलब अगर हम इन सभी आदतों को एक साथ देखें, ये सब मिलकर एक बहुत ही अनुशासित जीवन शैली बनाते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इन सभी आदतों का मिला-जुला असर क्या है? एक तो कैलोरी डेफिसिट बनाना, और दूसरा शरीर के हार्मोनल संतुलन को बेहतर बनाना। जैसा एएस फिटनेस के विश्लेषण में भी कहा गया, माधवन ने विज्ञान पर भरोसा करने की बात कही थी। तो हो सकता है उन्होंने सिर्फ इन आदतों का पालन ही नहीं किया, बल्कि शायद अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, इन पर भी ध्यान दिया हो, ताकि शरीर को जरूरी पोषण भी मिले और फैट लॉस भी हो। एक और जरूरी बात जो एएस फिटनेस ने उठाई, वो ये कि एक फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन था। यानी फोकस चर्बी कम करने पर था, मसल बनाने पर नहीं। मसल बनाने के लिए तो आमतौर पर ज्यादा प्रोटीन और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए होती है, जिसका जिक्र माधवन के रूटीन में नहीं है। तो लक्ष्य साफ था, वजन कम करना, खासकर बढ़ी हुई चर्बी। ये सारी बातें तो ठीक हैं, समझ में आती हैं, लेकिन एक और चीज थी जिसने लोगों का ध्यान खींचा, और वो थोड़ी अनोखी भी लगी। हेल्दी हमेशा नाम का एक यूट्यूब चैनल है। उनके अनुसार माधवन ने अपने एक इंटरव्यू में एक खास नाश्ते का जिक्र किया था, राइस कांजी, यानी फर्मेंटेड चावल। इसे रात के बचे हुए सादे उबले चावल को पानी में भिगोकर रात भर फर्मेंट करके बनाया जाता है। क्या ये वाकई वजन घटाने में हेल्प कर सकता है? हाँ, राइस रांजी या पढ़िया सादम, जैसा इसे साउथ इंडिया में कहते हैं, ये एक पारंपरिक डिश है, और इसके हेल्थ बेनिफिट्स पर अब काफी बात हो रही है। चलिए, हेल्दी हमेशा के वीडियो में जो जानकारी दी गई उसके आधार पर इसे समझते हैं।
पारंपरिक और आयुर्वेदिक नजरिए से देखें तो इसे सात्विक भोजन मानते हैं। ये शरीर को ठंडक देने वाला, पाचन में आसान और वात पित्त दोष को बैलेंस करने वाला माना जाता है। आयुर्वेद में इसे अक्सर पाचन सुधारने, कब्ज दूर करने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी सुझाते हैं। खासकर गर्मी में या जब डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो तब इसे बहुत फायदेमंद मानते हैं। अच्छा, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या फायदे हैं इसके? साइंटिफिकली देखें तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो चावल के न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को बदल देता है। हेल्दी हमेशा के अनुसार एक कटोरी कांजी में करीब 90 से 100 कैलोरी होती हैं। पानी ज्यादा होने और फर्मेंटेशन के कारण इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI सादे चावल से कम होता है। मतलब ये ब्लड शुगर को उतनी तेजी से नहीं बढ़ाता। ये वजन मैनेजमेंट और डायबिटीज के लिहाज से अच्छा है। और सबसे बड़ा फायदा है फर्मेंटेशन से पैदा होने वाले प्रोबायोटिक्स, मतलब हमारे पेट के लिए अच्छे बैक्टीरिया। ये अच्छे बैक्टीरिया हमारी आंतों की सेहत, गट फ्लोरा या गट माइक्रोबायोम जिसे कहते हैं, उसे बेहतर बनाते हैं। और एक हेल्दी गट माइक्रोबायोम बेहतर पाचन, न्यूट्रिएंट्स के अच्छे अब्जॉर्प्शन, कम इन्फ्लेमेशन और मजबूत इम्यून सिस्टम से जुड़ा है। आजकल गट हेल्थ और वजन के बीच कनेक्शन पे काफी रिसर्च भी हो रही है। माना जाता है कि एक हेल्दी गट वजन कंट्रोल में भी मदद करता है। इसके अलावा फर्मेंटेशन से चावल में विटामिन B12 और दूसरे B विटामिन की मात्रा भी बढ़ जाती है। हेल्दी हमेशा चैनल ने चेन्नई के स्टैनले मेडिकल कॉलेज और कोरिया की कुछ स्टडीज का भी जिक्र किया जो फर्मेंटेड चावल के इन फायदों को कंफर्म करती हैं। तो मतलब ये सिर्फ एक पारंपरिक नुस्खा नहीं है, बल्कि साइंटिफिकली भी फायदेमंद है। और बनाना कितना मुश्किल है इसे? हाँ, इसे वजन घटाने में मददगार एक प्रोबायोटिक मील कह सकते हैं। और बनाना तो बहुत ही आसान है, जैसा हेल्दी हमेशा ने बताया। रात के बचे सादे पके चावल लें, बिना नमक मसाले वाले। उसे मिट्टी के बर्तन में या कांच स्टील में डालें। उसमें चावल से 2-3 गुना ज्यादा पीने का पानी, RO या बोतलबंद पानी बेहतर मिलाएं। कुछ लोग फर्मेंटेशन स्टार्ट करने के लिए 1 चम्मच दही भी डालते हैं। ढककर रात भर 8-12 घंटे रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें। सुबह हल्की खट्टी महक आएगी, मतलब तैयार है, खराब होने वाली गंध नहीं। फिर इसमें नमक, थोड़ा दही या छाछ, कटा प्याज, हरा धनिया, पुदीना मिला सकते हैं। कुछ लोग घी, जीरा, करी पत्ते का तड़का लगाकर भी खाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। पहली बार खा रहे हैं तो कम मात्रा में शुरू करें। बनाते समय साफ सफाई का ध्यान रखें। और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उन्हें डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। वाह, ये कांजी वाली बात तो वाकई दिलचस्प है। तो हमने देखा कि माधवन का रूटीन सिर्फ 1-2 चीजों पे नहीं था, बल्कि कई आदतों का मेल था। इंटरमिटेंट फास्टिंग, ध्यान से चबाना, जल्दी डिनर, सुबह की वॉक, अच्छी नींद, हाइड्रेशन, सादा भोजन और साथ में पारंपरिक कांजी। जैसा जनभावना टाइम्स के लेख ने कहा, सिंपल, डिसिप्लिन्ड, बिना जिम, बिना बकवास वाला तरीका। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? क्या ये वाकई सबके लिए काम कर सकता है? देखिए, ये समझना जरूरी है कि क्या ये तरीका प्रैक्टिकल है और क्या सच में 21 दिन में वैसा नतीजा मिल सकता है। AS फिटनेस के विश्लेषण के अनुसार हाँ, इस तरह से फैट लॉस और खास तौर पे वाटर वेट, मतलब शरीर में जमा फालतू पानी, वो 21 दिन में कम करना बिल्कुल संभव है। जब कोई अपनी डाइट में अचानक बड़े बदलाव करता है, जैसे शुगर, प्रोसेस कार्ब्स, नमक कम करता है, तो बॉडी पहले वाटर वेट तेजी से रिलीज करती है। इससे वजन के कांटे पर शुरू में बड़ा फर्क दिख सकता है, ब्लोटिंग कम लग सकती है, लेकिन ये भी सच है कि नतीजे हर इंसान के लिए अलग अलग होंगे। वाटर वेट तो जल्दी कम होता है, पर असली फैट लॉस, मतलब चर्बी का पिघलना, वो एक धीमी प्रक्रिया है, उसमें टाइम लगता है। किसी का मेटाबॉलिज्म कैसा है, शुरुआती वजन क्या था, लाइफस्टाइल कैसी है, हार्मोनल स्टेटस क्या है, ये सब बातें असर डालती हैं। तो हो सकता है किसी को 21 दिन में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, किसी को कम। AS फिटनेस ने यह भी साफ किया कि माधवन का तरीका पूरी तरह नेचुरल था। इसमें किसी स्टेरॉइड या दवा का कोई संकेत नहीं है, जैसा शक कभी कभी हो जाता है ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन देखकर। और क्या इसमें कोई रिस्क या सावधानी बरतने की जरूरत है? हाँ, बिल्कुल। एक तो निरंतरता, कंसिस्टेंसी जरूरी है। इन आदतों को अपनाने में अनुशासन चाहिए। साथ ही जैसा ABP न्यूज ने भी चेताया था, IF जैसे तरीकों को सही ढंग से समझना और अपनाना जरूरी है। अगर गलत तरीके से किया, जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं लिए या बहुत कम कैलोरी ली, तो कमजोरी, चक्कर आना या दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि कोई भी बड़ा डाइटरी बदलाव करने से पहले, खासकर अगर कोई हेल्थ इशू है, तो डॉक्टर या क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह जरूर लें। लेकिन अगर हम इन चेतावनियों से परे देखें, तो माधवन के इस अनुभव से जो बेसिक प्रिंसिपल सामने आते हैं, वो किसी के लिए भी फायदेमंद है। ध्यान से खाना, जैसे अच्छी तरह चबाना, नेचुरल और कम प्रोसेस्ड फूड चुनना, पूरी और अच्छी नींद लेना, खूब पानी पीना और रोज एक्टिव रहना।
भले ही वो सिर्फ रोज की सैर हो। ये आदतें सिर्फ किसी सेलिब्रिटी के ड्रामेटिक वेट लॉस के लिए नहीं है, ये लंबे समय तक स्वस्थ रहने और अच्छा महसूस करने की वेलनेस की नींव है। तो कुल मिला के आर माधवन के इस वायरल वेट लॉस सफर से हम ये समझ सकते हैं कि शायद हेल्दी रहने का रास्ता वो कहीं ना कहीं मॉडर्न साइंटिफिक समझ जैसे आईएफ के पीछे की साइंस, कैलोरी मैक्रोस की भूमिका और हमारी पारंपरिक बुद्धिमत्ता जैसे धीरे धीरे चबाना, कांजी जैसे फर्मेंटेड फूड्स, नींद और नेचर के साथ तालमेल, इनके एक संतुलित मिश्रण में छिपा हो सकता है। हाँ, और इससे एक अहम सवाल ये भी उठता है कि क्या आजकल के जो कॉम्प्लेक्स और अक्सर महंगे फिटनेस ट्रेंड्स हैं, फैंसी डाइट प्लान्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, क्या इनके पीछे भागने की बजाय हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने की ज़रूरत है? क्या साधारण पारंपरिक खान पान की आदतें जैसे राइस कांजी और लाइफस्टाइल में छोटे छोटे सार्थक बदलाव जैसे ध्यान से खाना, समय पर सोना, स्क्रीन टाइम कम करना, क्या यही लंबे समय तक चलने वाले स्वास्थ्य और खुशी के लिए ज़्यादा पावरफुल और सस्टेनेबल रास्ता हो सकता है? ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी रोजमर्रा की उन बेसिक आदतों पर कितना ध्यान देते हैं